अब तक आपने पढ़ा, ईशा और उसके परिवार वाले हर एक दिन बस यही प्रार्थना कर रहे थे कि उसके पापा ठीक हो जाए। जिंदगी बस उलझनों में ही चल रही थी। राहुल फ़ोन पर ईशा से उसके पापा का हाल चाल ले लिया करता था। ऐसे ही कुछ दिन बीते और एक सुबह 4 बजे ईशा के पापा ने अंतिम सांस ली। जब डॉक्टर ने उन्हें बताया कि ईशा के पापा नहीं रहे तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा उन पर। ईशा का तो बहुत बुरा हाल था रो रो कर। राहुल का भी खबर हो गई कि ईशा के पापा नहीं रहे। वो बहुत दुखी हुआ और बार बार अब ईशा का चेहरा उसके सामने आ रहा था। वो नहीं चाहता था कि ईशा के बारे में सोचे, पर बार बार उसे ईशा का ही ख्याल आ रहा था। उसका रोता हुआ चेहरा, उसकी आंखें जिनमें बस यही चाहती कि उसके पापा जल्दी से ठीक हो जाए। राहुल बहुत बेचैन हुआ और वो फ्लाइट से लखनऊ आ गया। अब आगे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचते ही राहुल ने विनीत को फ़ोन किया और घर का एड्रेस लिया और ईशा के घर पहुंचा। ईशा का तो रो रो कर बुरा हाल था और ईशा को ऐसे रोते देख राहुल का दिल तड़प रहा था। सभी थे वहां, पर अनुराग और उसकी फैमिली भी वहां आ चुकी थी। अभी तक अनुराग और उसकी फैमिली को कुछ पता नहीं था कि ईशा की शादी हो गई है। अनुराग भी ईशा को देख परेशान था और ईशा के पापा का अंतिम संस्कार हुआ और सामने ईशा गुमसुम बैठी हुई थी। अनुराग और अनुराग के पापा ने कहा विनीत से, विनीत तुमने हम सबको बताना भी ज़रूरी नहीं समझा एक बार तो हमें कॉल तुम करते। पर विनीत किसी की बातों का कोई जवाब नहीं देता है। ईशा की भाभी पूनम ईशा को उसके कमरे में ले जाने लगती है। तब ईशा जैसे ही बेहोश होने को हुई, राहुल ने जल्दी से जाकर उसे थाम लिया। सभी राहुल को देख हैरान थे। राहुल ने ईशा को गोद में उठाया और भाभी से कहा, भाभी ईशा का कमरा किस तरफ है। भाभी ने कमरा बताया और राहुल ईशा को लेकर उसके कमरे में गया और बिस्तर पर लिटा दिया। और राहुल बोला, ईशा का ध्यान रखिएगा, और राहुल वहां से चला गया। राहुल की गोद में ईशा को देख अनुराग को अच्छा नहीं लगा। राहुल कमरे से बाहर आया और विनीत से कहा, मैं फिर आऊँगा, आप सब सब्र रखिए और एक दूसरे का ध्यान रखिए। विनीत बोला, राहुल जी आप मुंबई वापस जा रहे हैं। हाँ विनीत जी, कोई भी ज़रूरत हो मेरी मुझे फ़ोन कीजिएगा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं जल्द ही वापस आऊँगा। विनीत बोला, वैसे ही आपने हमारी बहुत हेल्प की है। राहुल बोला, हेल्प की कोई बात ही नहीं है विनीत जी, मैं आपके परिवार का ही तो अब हिस्सा हूँ, मेरा भी तो फ़र्ज़ बनता है। फिर राहुल चला गया। अनुराग के पापा विनीत के पास आए और बोले, कौन है ये। तभी अनुराग बोला अपने पापा से, पापा मुझे कुछ बात करनी है आपसे, और विनीत वहाँ से चला गया। अनुराग के पिताजी बोले, हाँ बेटा बोलो। पापा, मैं अभी यहीं रहूँगा, पर बेटा पापा ईशा को मेरी ज़रूरत है। अनुराग, मैं कुछ समझा नहीं, तुम क्या कहना चाहते हो। पापा, मुझे अब ईशा से शादी करनी है। अनुराग के पापा गुस्से में बोले, शांत रहो अनुराग, ये कोई जगह ये सब बातें करने की। मैंने अपना दोस्त खो दिया और इन सब ने अपने पिता को, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। लेकिन पापा, अनुराग के पापा अनुराग के सामने हाथ जोड़ कहते हैं, बहुत तमाशा तुमने अनुराग कर लिया, अब और नहीं। अपने सच्चे दोस्त को मैंने खो दिया है, अब और तुम क्या चाहते हो, चलो यहाँ से। फिर अनुराग के पापा अनुराग को लेकर मुंबई चले गए। वहीं फ्लाइट में बैठा राहुल बस ईशा को ही सोच रहा था। फिर ईशा के ख्यालों को राहुल ने एकदम से झटका और खुद से कहा, राहुल क्या कर रहा है, ये शादी रियल शादी नहीं है, बीवी नहीं है वो तुम्हारी, जो तुम्हें इतनी फिक्र हो रही है उसकी। मत सोच राहुल। इसी कश्मकश में राहुल था और फिर वो मुंबई देर रात पहुंचा। और जैसे ही अपने घर के दरवाजे पर खड़ा डोरबेल बजाई तो मीरा जी ने दरवाज़ा खोला और राहुल से कहा, राहुल कहाँ थे तुम, इतनी देर क्यों लगा दी। तुम्हें पता है ना, जब भी तुम देर करते हो मुझे घबराहट सी होती है। राहुल बोला, माँ ईशा के पापा गुजर गए। क्या। हाँ माँ, सुबह ये सब हुआ। बेटा तुमने हमें क्यों नहीं बताया, वहाँ ईशा के पास इस समय हमें होना चाहिए, उसे हमारी ज़रूरत है, और सबसे ज़्यादा तुम्हारी। बेटा माँ, मैं लखनऊ से ही आ रहा हूँ और ईशा की हालत ठीक नहीं है, उसके घर वाले उसे संभालने के लिए हैं। कुछ दिन और उसे उनके पास रहने दीजिए, जैसे ही वो संभलती मैं उसे यहाँ ले आऊँगा। और अभी किसी को कुछ मत बताइएगा कि मैंने शादी कर ली है। ईशा जब यहाँ आ जाएगी तब सबको बताइएगा। राहुल फिर कमरे में चला गया। राहुल की माँ मन में बोली, भगवान जी उन्हें ये दुख सहने की हिम्मत देना। अगले दिन राहुल ऑफिस में अपने कैबिन में बैठा हुआ था। राहुल की सेक्रेटरी टीना कैबिन में आई और राहुल से कहती, सर ये पेपर मैंने बनवा दिए, एक बार आप भी देख लीजिए और ईशा मैम से इस पर साइन करवाना है बस। राहुल बोला, टीना थैंक्स। तभी कैबिन में नित्या आती है और राहुल को देख कहती है, राहुल बस भी करो, कितना काम करोगे। राहुल जल्दी से वो पेपर फाइल के नीचे रखते हुए नित्या से कहता, तुम यहाँ आज हॉस्पिटल नहीं गई। नित्या बोली, बस आज छुट्टी ले लिया हॉस्पिटल से, और ये तुम्हारे लिए। नित्या के हाथों में फूलों का गुलदस्ता देख राहुल हंसते हुए कहता है, तुम भी ना नित्या बच्चों की जैसे हरकत करती हो। नित्या बोली, तो मुझे पता है ये फूल तुम्हें पसंद है, तुम्हारा मूड ठीक हो जाता है इसलिए ले आई। राहुल नित्या के हाथों से फूल लेते हुए कहता है, ये बचपन की बात है, अब हम बड़े हो गए हैं नित्या। नित्या बोली, भले ही हम बड़े हो गए पर हम यूं ही हमेशा साथ रहेंगे, और तुम हंसते हुए अच्छे लगते हो राहुल। और आज मैं समीर और तुम बाहर लंच के लिए जा रहे हैं। टीना वहां से चली जाती है। राहुल बोला, मैं नहीं जाऊंगा, तुम समीर चली जाओ ना। क्यों, तुम्हें देवदास बनने का ज़्यादा शौक है। मतलब नित्या, राहुल तुम्हारे दिल को चोट लगी है पता है, अब तुम्हारे दर्द का इलाज भी हम नहीं कर सकते, पर तुम्हें तकलीफ में भी तो नहीं देख सकते हैं। नित्या, मैं ठीक हूँ, और हाँ चोट तो लगी है पर फिर भी ठीक हूँ। राहुल, जैस्मिन को अभी तक भूले नहीं हो।
कैसे भूल जाऊं उसके प्यार और बेवफाई को मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ नित्या। राहुल, अगर जैस्मीन तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आई तो क्या उसे तुम अपनाओगे? राहुल हंसते हुए बोला, भला वो क्यों आएगी अब मेरे पास? अब तक तो उसने सूर्या से शादी भी कर ली होगी। और नित्या, मुझे उससे अब कोई मतलब नहीं है। वो बेवफा है, प्यार करता हूँ उससे आज भी, पर अब मैं मूव ऑन करना चाहता हूँ। हाँ, उसे देखने हर रोज़ बार क्लब जाता था, पर इन कुछ दिनों मैंने बाहर भी जाना बंद कर दिया। वो किस्मत से डरकर मुझसे दूर होती तो बात अलग होती, पर इतनी जल्दी बदल कर किसी की बाहों में चली गई, वो मैं कभी उसे माफ़ नहीं कर सकता हूँ और ना ही कभी भूल सकता हूँ। वैसे तुम ये सब क्यों पूछ रही हो नित्या? बस राहुल, ऐसे ही। पर सही कहूँ तो मैं भी नहीं चाहती कि जैस्मीन तुम्हारी लाइफ में वापस आए। जो किया उसने तुम्हारे साथ वो ठीक नहीं किया। खैर, ये रोने वाली बातें छोड़ो और चलो हमारे साथ चुपचाप, ये मेरा ऑर्डर है। राहुल मुस्कुराते हुए कहता, हाँ ठीक है। नित्या बहुत खुश हो जाती है और दोपहर में राहुल, समीर, नित्या लंच करने चले जाते हैं। लंच करते वक्त समीर राहुल से बोला, राहुल अब तुम शादी कर लो, हम तुम्हारे लिए लड़की ढूंढेंगे। राहुल बोला, जल्दी ही सबको सरप्राइज़ दूंगा, तुम दोनों बहुत खुश हो जाओगे सुनकर। नित्या बोली, राहुल क्या कोई लड़की तुम्हें पसंद आ गई है? नहीं, पसंद तो नहीं आई, पर बाकी वक्त पर तुम दोनों को पता चल जाएगा। शाम में राहुल के पापा और माँ बैठे बातें कर रहे थे। राहुल के पापा को परेशान देख मीरा जी बोली, क्या हुआ, आप इतना परेशान क्यों हैं? राहुल की माँ, क्या कहूँ, बस ज़िंदगी ऐसे मोड़ पर लेकर आएगी मुझे मालूम नहीं था। कोई बात है तो बताइए राहुल के पापा, ऐसे टेंशन लेकर खुद को परेशान मत कीजिए। टेंशन तो एक नहीं, बहुत है, और बहुत से सवाल भी। राहुल ने ईशा से शादी क्यों की? कौन है वो? और राहुल ने अचानक से ये फैसला लिया। मीरा जी बोली, आपकी उलझन को मैं अच्छी तरह से समझ रही हूँ, क्योंकि मैं भी इसी उलझन में हूँ। पर राहुल ने कहा है ना कि उस पर हम भरोसा करें, तो फिर अपने बेटे पर भरोसा कीजिए। आज तक उसने कभी कोई शिकायत का हमें मौका नहीं दिया है। हमारी उम्मीद से ज़्यादा उसने किया है। वो बिखरा हुआ है। अब भगवान जी से यही प्रार्थना आप कीजिए कि ईशा हमारे राहुल को समेट सके। हाँ, मैं भी तो यही चाहता हूँ। और राहुल की माँ, जैस्मीन की शादी सूर्या से होने वाली थी, पर जो राहुल के साथ हुआ वही जैस्मीन के साथ। सूर्या उसे शादी के मंडप पर छोड़कर चला गया। मीरा जी बोली, ये तो होना ही था, धोखेबाज को धोखा ही मिलेगा। हमारे राहुल के मासूम से दिल से खेली थी वो, और अब उसका नाम भी आप मत लिया करिए। और मुझे जैस्मीन और उसके माँ बाप से कोई मतलब नहीं है। रात के खाने के बाद राहुल अपने कमरे में लेटा हुआ था और अपने मोबाइल की स्क्रीन को देख रहा था। राहुल खुद से कहता है, क्या कर रहे हो राहुल, ऐसे स्क्रीन को क्यों घूर रहे हो? जब हो रही हो इसकी फिक्र तो कर लो फ़ोन। पर राहुल फ़ोन रख आंखें बंद कर लेट जाता है। तभी राहुल का फ़ोन रिंग करता है। राहुल फ़ौरन फ़ोन रिसीव करता है। हेलो ईशा, कैसी हो तुम? उधर से आवाज़ आई, तुम बहुत जल्दी मुझे भूल गए राहुल। जैस्मीन, तुम? अरे वाह राहुल, मेरी आवाज़ पहचान ली तुमने। जैस्मीन, तुमने मुझे फ़ोन क्यों किया? राहुल, मुझे माफ़ कर दो। राहुल, तुम्हारे साथ मैंने बहुत गलत किया, उसकी सज़ा मुझे मिल गई है। जैसे मैंने तुम्हें छोड़ दिया था वैसे ही उसने भी मुझे छोड़ दिया। वो सूर्या शादी के मंडप से भाग गया, विदेश चला गया। जैस्मीन, तो मैं क्या करूं? राहुल, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। जैस्मीन, पर मुझे तुमसे नहीं मिलना है। राहुल, एक बार न्यूज़ तो देखो। क्यों, क्या है न्यूज़ में? प्लीज़ राहुल, मुझे तुम्हारी और तुम्हारे साथ की इस वक्त बहुत ज़रूरत है। मैं तुम्हारे ऑफिस कल मिलती हूँ तुमसे, फिर सारी बातें करती हूँ। क्या जैस्मीन ने फ़ोन रख दिया? राहुल बिस्तर से उठा और अपने कमरे की टीवी को ऑन किया और न्यूज़ चैनल लगाया, जिसमें न्यूज़ आ रही थी, आज जो मुंबई में पुल गिरा उसमें बहुत कमियां थी, जिस वजह से यह हादसा हुआ, और इस हादसे में बहुत लोगों ने अपनी जान गंवा दी। आप सभी को बता दें कि मुंबई शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन सुरेंद्र रायचंद को इस पुल का टेंडर मिला था। उन्हीं की लापरवाही की वजह से आज ये हादसा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस वक्त वो जेल में है। राहुल टीवी बंद कर देता है और बिस्तर पर जाकर लेट जाता है। अगली सुबह राहुल अपने ऑफिस में था। तभी कैबिन के अंदर जैस्मीन आती है। राहुल जैस्मीन को देख हैरान रह जाता है। जैस्मीन राहुल के पास आती है और उसकी गोद में जैसे ही बैठने की कोशिश करती है, राहुल उठकर एक साइड खड़ा उसकी तरफ पीट कर खड़ा हो जाता है और कहता है, क्या बात करनी है जैस्मीन तुम्हें मुझसे? जैस्मीन राहुल के पीछे से गले से लगते हुए कहती है, मुझे माफ़ कर दो राहुल। राहुल जैस्मीन से अलग होते हुए कहता है, मुझसे दूर रहो जैस्मीन। राहुल, हो गई ना भूल, मिल गई मुझे सज़ा तुम्हारे दिल तोड़ने के लिए। तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो, देखो तुम्हारा सच्चा प्यार मुझे तुम्हारे पास खींच लाया। जैस्मीन, यहाँ से चली जाओ। जैस्मीन राहुल के पास आते हुए बोली, पापा को बचा लो राहुल, एक तुम ही हो जो सब कुछ संभाल सकते हो। ठीक है जैस्मीन, मैं कोशिश करता हूँ। राहुल के कोट को पकड़ उसे अपनी तरफ की जैस्मीन राहुल से कहती है, मुझे पता था राहुल, तो मुझे माफ़ कर दोगे? और जैसे उसके होठों की तरफ बढ़ी, राहुल ने जैस्मीन के होठों पर हाथ रखते हुए कहा, जैस्मीन ये क्या कर रही हो? सॉरी राहुल, तुम्हारी ये काम की जगह है, मैं तो भूल गई थी। ठीक है, मिलते हैं फिर शाम में बार क्लब में, मैं तुम्हारा वहाँ वेट करूँगी। कह जैस्मीन चली गई। राहुल फिर अपने फ़ोन से ईशा को फ़ोन करता है। घंटी जाती है, फ़ोन रिसीव होता है। हेलो हेलो ईशा। जी राहुल जी, तुम ठीक हो ना? जी। क्या कर रही हूँ? जी बस बैठे हैं हम। राहुल जी, हाँ ईशा,
आप पापा की तेरहवीं में आ रहे हैं ना? हाँ ईशा, और तुम हिम्मत रखो। फिर थोड़ी बातचीत के बाद फ़ोन कट जाता है। शाम हुई और राहुल घर आ गया ऑफिस से और अपनी माँ मीरा जी से कहा, माँ मैं कमरे में हूँ, रात का खाना मेरे कमरे में ही भिजवा दीजिएगा। कहकर राहुल कमरे में आ गया। शाम की कॉफ़ी राहुल ने अपने कमरे में पी और रात का खाना भी राहुल ने अपने कमरे में ही खाया। और वहीं जैस्मीन राहुल का बार क्लब में इंतज़ार करती रही, पर राहुल नहीं आया तो उसे बहुत गुस्सा आया और खुद से जैस्मीन बोली, राहुल जानती हूँ मुझसे गलती हुई है बहुत बड़ी, पर मैं तुम्हें दोबारा पाकर रहूंगी। इधर कमरे में राहुल के पापा मीरा जी से कहते, कल से जो न्यूज़ में आ रहा है वो देखा आपने? मीरा जी बोली, हाँ देखा, पर मुझे इन सबसे मतलब नहीं है। मुझे फिक्र है तो बस राहुल और ईशा की। 1 महीने होने वाले हैं दोनों की शादी को और अब मेरा मन बहुत घबरा रहा है। क्यों, क्या हुआ? आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे कुछ भी आप जानते नहीं। राहुल की कुंडली की बात। बस ईशा जल्दी से यहाँ आ जाए। हाँ सही कहा राहुल की माँ, पर तुमने एक बात नोटिस की, 1 महीने होने वाले फिर भी राहुल और ईशा ठीक है। मुझे लगता है ईशा ही वो लड़की है जो राहुल की ढाल बनेगी। काश आपकी बात सही हो। जैस्मीन की वजह से मेरा हर लड़की पर से विश्वास ही उठ गया है। दिन गुजरे और 13वीं के दिन राहुल मुंबई से लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचा। वहीं की शॉप से राहुल अंशु के लिए चॉकलेट लेता और घर आया ईशा के, जहां बहुत लोग थे और साथ ही अनुराग और उसके माँ पापा भी आए हुए थे। 13वीं हुई और रात में राहुल ईशा के कमरे में रुका हुआ था। ईशा कमरे में जाती और राहुल से कहती, यहाँ आपको परेशानी होगी। राहुल बोला, कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूँगा। ठीक है फिर आप आराम कीजिए। राहुल बोला, ईशा तुम ठीक हो ना? ईशा बोली, जी हम ठीक हैं। ईशा जानता हूँ ये समय ठीक नहीं, फिर भी कल मुंबई चलना होगा तुम्हें मेरे साथ। ईशा कहती है, जी ठीक है ईशा, तो सारी पैकिंग कर लेना, मैं विनीत जी से बात करता हूँ। ईशा अपनी भाभी के पास आती है और कहती है, राहुल जी कल ही मुंबई चलने को कह रहे हैं। पूनम बोली, ठीक है मैं तुम्हारी पैकिंग कर दे रही हूँ, तुम मेरे कमरे में आराम करो। कहकर पूनम विनीत के पास आई और उसे बताया कि कल ही राहुल जी ईशा को मुंबई लेकर जा रहे हैं। विनीत बोला, मैं राहुल जी से बात करता हूँ। विनीत ईशा के कमरे में आया जहाँ राहुल खिड़की के पास खड़ा बाहर की तरफ देख रहा था। विनीत ने कहा, राहुल जी एक दिन रुक जाते, परसों जाते तो अच्छा रहता। पता नहीं क्यों, पर राहुल विनीत की बात मान गया और परसों जाने के लिए राजी हो गया। अगले दिन राहुल ईशा के कमरे में बैठा अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। ईशा अपनी भाभी के कमरे में उदास लेटी हुई थी। पूनम बोली, ईशा राहुल जी तुम्हारे कमरे में और तुम यहाँ हो, और ये क्या ईशा, तुमने अपनी मांग नहीं भरी? तुम अब शादीशुदा हो ईशा? ईशा कुछ नहीं बोलती, चुपचाप लेटी हुई थी। तभी अनुराग की माँ आती है। वो पूनम से कहती, वो आदमी कौन है जो ईशा के कमरे में ठहरा हुआ है? पूनम बोली, आंटी वो ईशा के हस्बैंड है, इस घर के जमाई हैं वो। अनुराग की माँ सुमित्रा जी चौंकी और कहा, पर ये कब हुआ? पूनम बोली, सब इतनी जल्दी में हुआ कि हम किसी को कुछ भी बता नहीं पाए। फिर पूनम ईशा के पास बैठती हुई सिर पर प्यार से हाथ फेरती है तो उसका सिर बहुत गर्म था। वो माथे को छूकर देखती है तो उसे बहुत तेज बुखार था। और वहीं बाहर कुर्सी पर बैठे अनुराग के पापा अनुराग विनीत से बात कर रहे थे। अनुराग विनीत से कहता है, जो भी हुआ सब मेरी वजह से हुआ भैया, मुझे पछतावा है विनीत भैया, मैं ईशा से शादी करना चाहता हूँ। तभी वहाँ पूनम आई और बोली, विनीत ईशा को तेज़ बुखार है। विनीत वहाँ से उठकर कमरे में आया और ईशा को कांपते हुए देख पूनम से बोला, मैं कैब बुक करता हूँ, ईशा को बहुत तेज़ बुखार है। पीछे से अनुराग भी आया और ईशा की हालत देख वो घबरा गया। वो जैसे ही ईशा के पास जाता है, अनुराग की माँ उसका हाथ पकड़ लेती है और ईशा के पास जाने से उसे रोक लेती है। पूनम ईशा के कमरे में जाती है और राहुल से बोली, ईशा को बहुत तेज़ बुखार है, हम सब उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। राहुल बोला, मैं भी चलता हूँ। फिर विनीत, पूनम और राहुल ईशा को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। डॉक्टर ईशा का चेकअप करते और कुछ देर बाद विनीत से डॉक्टर कहते हैं, बुखार बहुत तेज़ है, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, कुछ दवाइयाँ हैं टाइम से दीजिएगा और उन्हें आप घर ले जा सकते हैं। और कुछ देर बाद सभी घर पहुँचते हैं और ईशा दवाई खाकर सो जाती है। वहीं अनुराग को ईशा की शादी के बारे में पता चलता है तो वो बहुत हैरान रह जाता है और अनुराग और उसके पापा माँ मुंबई चले जाते हैं वापस। राहुल को फ़ोन आता है। फ़ोन टीना का था। टीना राहुल से कहती, सर कल यहाँ होना आपका बहुत ज़रूरी है, कुछ पेपर पर आपके साइन चाहिए वरना डील कैंसिल हो जाएगी। राहुल बोला, ठीक है, शाम की फ़्लाइट से मुंबई पहुँचता हूँ। और फिर राहुल विनीत से कहता है, कुछ अर्जेंट है तो आज ही मुझे वापस मुंबई जाना होगा। विनीत बोला, पर ईशा तो अभी ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, मैं कुछ दिन बाद आकर उसे ले जाऊँगा। राहुल कमरे में आता और अपना लैपटॉप बैग में रखता है और राहुल के फ़ोन की घंटी। फ़ोन राहुल की माँ का था। राहुल फ़ोन उठाता है, हेलो माँ। हाँ राहुल बेटा, कैसे हो? माँ मैं ठीक हूँ। और ईशा कैसी है बेटा? और तुम दोनों कब आओगे मुंबई वापस? माँ मैं अभी शाम की फ़्लाइट से आ रहा हूँ, ईशा की तबीयत ठीक नहीं है तो उसे मैं अभी साथ ला नहीं सकता हूँ। और माँ बहुत इंपॉर्टेंट डील है तो उसे भी मैं इग्नोर नहीं कर सकता हूँ। ठीक है बेटा। फिर फ़ोन कट जाता है। फिर राहुल कमरे में आता है जहाँ ईशा सो रही थी और नींद में ही वो बड़बड़ा रही थी, पापा पापा।
पापा। राहुल उसके पास खड़ा उसे देखता है और बिना कुछ बोले जैसे ही आगे बढ़ा तो ऐसा लगा उसका हाथ किसी ने पकड़ा है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो ईशा ने राहुल का हाथ पकड़ लिया था और नींद में ही बड़बड़ा रही थी, पापा पापा। फिर राहुल का हाथ छोड़ देती है ईशा। विनीत कहता है पापा की लाडली थी, जब भी बुखार आता, तबीयत खराब होती ईशा की तो पापा एक पल के लिए ईशा को अकेला नहीं छोड़ते थे। तभी अंशु आया और बोला फूफा जी कैब आ गई है। राहुल बाहर आया और जैसे ही कार का दरवाज़ा खोलता है उसे ईशा की याद आती है। पता नहीं उसके पैर वहीं जम से गए, उसका दिल यहाँ से जाने का ही नहीं था। फिर राहुल दरवाज़ा बंद कर कार का विनीत से कहता है ईशा ठीक हो जाए तब जाऊंगा, और अंदर आ गया। राहुल को ईशा के लिए इतनी फिक्र देख विनीत और पूनम को बहुत ही अच्छा लगा। रात बीती और सुबह हुई और ईशा का बुखार अब ठीक हो चुका था और सुबह राहुल के फ़ोन की घंटी बजी तो राहुल ने फ़ोन रिसीव किया और उधर से मीरा जी रोते हुए कहती हैं राहुल तुम ठीक हो ना बेटा। राहुल कहता है क्या हुआ माँ। राहुल बेटा तुम कहाँ हो। माँ मैं तो लखनऊ में ही हूँ। मीरा जी शांत हुई और बोली राहुल तुम तो कल शाम की फ़्लाइट से मुंबई आने वाले थे ना। हाँ माँ पर हुआ क्या है, आप रो क्यों रही थी। बेटा न्यूज़ में मैंने अभी देखा कि कल शाम की फ़्लाइट क्रैश हो गई, बहुत भयानक हादसा हुआ है और कोई भी बचा नहीं है। राहुल कहता है माँ मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत हो, मैं कुछ देर बाद आपको कॉल करता हूँ। कहकर राहुल ने फ़ोन रख दिया और मोबाइल पर न्यूज़ देखा तो वीडियो देख राहुल चौंक गया, क्योंकि जो प्लेन क्रैश हुआ उसी में राहुल की कल शाम की टिकट थी। और वहीं फ़ोन करते ही राहुल के पापा क्या हुआ। मीरा जी खुश होकर बोली राहुल के पापा, राहुल लखनऊ में ही है, सही सलामत है, वो ईशा के पास है वो। राहुल के पापा और ऋषभ ये बात सुनकर बहुत खुश हुए। मीरा जी बोली ईशा ही वो लड़की है जो राहुल की ढाल है, अब मुझे यकीन है मेरे बच्चे को कुछ भी नहीं होगा। राहुल के पापा ईशा वही लड़की है जिसने मुंबई में राहुल की जान बचाई और आज भी। इधर विनीत पूनम को भी पता चला तो विनीत बोला भगवान जी का शुक्र है कि कल शाम राहुल जी गए नहीं, वरना बहुत बुरा हो सकता था। राहुल को टीना का फोन आता और टीना बताती है कि डील कैंसिल नहीं हुई है, सब ठीक है। राहुल फिर विनीत के पास जाता है और कहता है कि विनीत मैं आज दोपहर की फ़्लाइट से जाऊंगा। ठीक है राहुल जी, हम सब ईशा की पैकिंग कर दे रहे हैं। राहुल बोला क्यों, कोई बात। ईशा को यहीं रुकने दीजिए, अभी उसकी हालत ठीक नहीं है और इस हालत में उसे अपनों के साथ की ज़रूरत है। राहुल जी ईशा यहाँ रहेगी तो पापा की यादों से घिरी रहेगी, एक कमरे में चुपचाप रहेगी, पर वहाँ मुंबई जाएगी तो माहौल बदलेगा तो थोड़ा वो संभलेगी। राहुल हाँ में सिर हिला देता और ईशा की भाभी पूनम ईशा के कपड़े और ज़रूरत के सामान बैग में रख देती हैं और राहुल अपनी माँ को फ़ोन करके बता देता कि वो शाम तक मुंबई आ जाएंगे। मीरा जी बहुत खुश होती है, वो ऋषभ से कहती है ऋषभ जाओ पल्लवी और रिया को ले आओ, आज हमारी बहू घर आ रही है। ऋषभ बोला माँ बहू मतलब, मैं कुछ समझा नहीं। मीरा जी ने फिर ऋषभ को राहुल की शादी की बात बताई और कहा पल्लवी रिया के अलावा किसी को अभी कुछ पता नहीं चलना चाहिए, दोनों के आने के बाद परसों पार्टी रख देते हैं और उसी में सभी को बता देंगे। इधर दोपहर को सभी एयरपोर्ट पहुंचे। विनीत बोला राहुल जी ईशा का ध्यान रखिएगा, उसे कोई भूल हो जाए तो उसे माफ़ कर दीजिएगा। राहुल हाँ में सिर हिलाता और नम आंखों से ईशा अपने घर वालों से अलविदा लेती है। फ्लाइट से राहुल ईशा को लेकर मुंबई पहुंचा। घर आते ही दरवाजे पर सामने मीरा जी आरती की थाली लिए खड़ी हुई थी। राहुल जैसे ही आगे बढ़ता है मीरा जी कहती राहुल बेटा रुको, ईशा के साथ घर के अंदर आना। फिर मीरा जी दोनों को टीका करती और आरती उतारती हैं और ईशा से कहती है ये कलश अपने दाएं पैर से गिरा कर अंदर आओ। और जैसे ही राहुल ईशा का हाथ पकड़े अंदर आता है तो फूलों की बारिश होने लगती है। पल्लवी खुश होते हुए कहती है वेलकम जेठानी जी। राहुल बोला रिया कहाँ है। भैया वो तो सो गई है। मीरा जी बोली स्टाफ से कि ईशा बहू का सामान राहुल के कमरे में रखवा दो। ईशा चलो मंदिर में तुम और राहुल भगवान जी के सामने हाथ जोड़ उनसे आशीर्वाद ले लो। दोनों ने भगवान जी का आशीर्वाद लिया और ईशा ने राहुल के पापा और मीरा जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और मीरा जी और पल्लवी ईशा को लेकर राहुल के रूम में आई और ईशा से कहा बेटा अब ये तुम्हारा भी कमरा है, राहुल और राहुल की चीज़ों पर अब तुम्हारा पूरा हक है और हाथ मुंह धुलकर फिर नीचे आ जाना, हम सब साथ में बैठकर खाना खाते हैं। क्या पल्लवी और मीरा जी चली गई। ईशा कमरे को देखती है। राहुल कहता है तुम फ्रेश हो जाओ और अपने कपड़े सामने वाली अलमारी में रख लेना और तुम सोफे पर सोना, मैं बेड पर। फिर राहुल अलमारी से उन पेपर को निकाल ईशा को देते हुए कहता है इसे पढ़ लो और इस पर साइन कर दो। ईशा कहती है पेन, तो राहुल कहता है पहले पढ़ तो लो। ईशा बोली हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम जानते हैं क्या लिखा होगा इसमें। और राहुल जी हमें 50 लाख नहीं चाहिए। राहुल बोला जैसी तुम्हारी मर्जी। और राहुल ने पेन दिया और ईशा ने पेपर पर साइन कर राहुल को दे दिया। रात के खाने के बाद ईशा सोफे पर आकर लेट गई, पर राहुल बेड पर लेट गया और लाइट ऑफ कर दी। ईशा को अंधेरे से बहुत डर लगता है, पर वो राहुल से कुछ नहीं कहती, चादर मुंह से ओढ़ सो जाती है। देर रात राहुल की आंख खुलती है तो वो लाइट ऑन करता है, तभी ईशा सोफे से गिरने ही वाली थी। राहुल फिर सोफे के पास गया और उसे गिरने से बचा लेता है। ईशा की आंख खुल जाती है और चादर मुंह से हटाकर उठकर बैठ जाती है तो सामने फर्श पर बैठा राहुल को देख ईशा कहती है आप यहाँ क्या कर रहे हैं। राहुल बोला ऐसे कौन सोता है, खुद को ऐसे कवर कर लिया और अभी गिरने ही वाली थी तुम। ईशा कहती है वो हमें अंधेरे से डर लगता है।
इसीलिए चादर को खुद से कवर कर दिया था हमने। ईशा, तो तुम्हें बोलना चाहिए ना कि लाइट ऑफ ना करूं। फिर राहुल वॉशरूम चला जाता है और लाइट ऑन करके ही सो जाता है। ईशा फिर सोफे पर लेट जाती है। राहुल ईशा को ही देख रहा था और कुछ देर बाद उसकी आंख लग जाती है और वो सो जाता है। अगली सुबह राहुल की आंख खुलती है तो सामने ईशा नहीं थी। राहुल जल्दी से बिस्तर से उठा और कमरे से बाहर आया तो ऊपर से ही राहुल ने देखा कि ईशा मीरा जी के साथ बैठी हुई थी। राहुल फिर कमरे में आता है, शावर लेने चला जाता है। शावर लेने के बाद राहुल बाहर आता है वॉशरूम से तो उसके कपड़े निकले देख खुद से कहता है, मेरे कपड़े किसने निकाले। फिर राहुल कपड़े पहन तैयार होकर नीचे जाता है जहाँ सभी नाश्ते के लिए बैठे हुए थे। राहुल भी कुर्सी पर आकर बैठ जाता और ईशा सबकी प्लेट में नाश्ता सर्व करती है। राहुल बोला, ईशा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं और ये सब काम स्टाफ देख लेंगे। सभी दबी हंसी हंसते हैं तो राहुल कहता है, ऐसे सब क्यों हंस रहे हैं, मैं जोकर लग रहा हूँ क्या। मीरा जी बोली, राहुल बेटा ईशा की आज पहली रसोई है इसीलिए आज उसे काम करवा लिया है, कल से ईशा कोई काम नहीं करेगी। खुश अब। राहुल कुछ नहीं बोलता और नाश्ता करने के बाद राहुल जैसे ही उठता है तो मीरा जी कहती है, कल घर में पार्टी है तो सभी को कल बता दूंगी कि तुम दोनों की शादी हो गई है। राहुल बोला, माँ अभी ये सब ज़रूरी है। बेटा ज़रूरी तो नहीं है पर नित्या और समीर को पता चला तेरी शादी का तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। ठीक है माँ, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है बेटा, तो दोपहर में तुम जल्दी ऑफिस से आ जाना क्योंकि शॉपिंग पर जाना है। राहुल हाँ में सिर हिलाकर वहाँ से चला जाता है। ऑफिस पहुँचते ही राहुल टीना से कहता है, समीर आ गया टीना। सर अभी तो समीर सर नहीं आए। ठीक है, जब वो आए तो मेरे कैबिन में उन्हें भेजना। क्या राहुल अपने कैबिन में आ गया और नित्या को फ़ोन किया। नित्या ने फ़ोन उठाया। हेलो नित्या। हाँ राहुल। नित्या, तुम्हें कुछ बताना है। हाँ राहुल बोलो। नित्या, पहले प्रॉमिस करो कि तुम नाराज़ नहीं होगी। राहुल, मैं तुमसे नाराज़ कभी नहीं हो सकती हूँ, अब बताओ क्या बात है। नित्या, मैंने शादी कर ली है। नित्या चौंकती हुई बोली, क्या शादी, कब और किससे, मुझे बताया क्यों नहीं। नित्या, ईशा नाम है उसका, बाकी वो घर पर है, तुम घर पर जाकर मिल सकती हो उससे। और सॉरी। राहुल, सॉरी मत बोलो, अगर तुम्हारी खुशी है तो तुम्हारी खुशी में हम सबकी खुशी है। अब रखो फ़ोन, मैं तुम्हारे घर जा रही हूँ। क्या नित्या ने फ़ोन रख दिया और राहुल ने समीर को भी बता दिया। राहुल की खुशी में सब खुश थे। इधर ईशा कमरे में शांत बैठी हुई थी। तभी कमरे में पल्लवी आती और रिया भी। रिया ईशा के पास जाकर कहती, बड़ी माँ। ईशा ये सुन मुस्कुरा देती है। पल्लवी कहती है, जेठानी जी मुझे पता चला आपके पापा के बारे में। ईशा चुप रहती है तो पल्लवी कहती, दीदी चलिए बाहर गार्डन एरिया में चलते हैं। ईशा बोली, हमारा मन नहीं है। तभी रिया बोली, चलिए ना बड़ी माँ। पल्लवी बोली, अब तो रिया ने भी बोल दिया है दीदी, चलिए ना। ईशा कहती, ठीक है पर पल्लवी तुम मुझे ईशा बोल सकती हो, जैसी आपकी मर्जी। ईशा फिर रिया और पल्लवी के साथ बाहर गार्डन में आती है और रिया के साथ ईशा खेलने लगती है। मीरा जी अपनी दोनों बहू और पोती को देख कहती हैं मन में, आज ही ईशा आई है और इस घर में रौनक हो गई। कुछ देर में नित्या भी आ जाती है। वो ईशा से मिलती है और ईशा को देख नित्या कहती है, मैं राहुल की बचपन की दोस्त हूँ। और ईशा के गले से लग जाती है और कहती है, ईशा तुम तो बहुत खूबसूरत हो। मीरा जी आती है और कहती है, लगता है राहुल ने तुम्हें सब बता दिया। नित्या मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाती है। ठीक है, कल पार्टी है नित्या, राहुल और ईशा के लिए, तो चलो हमारे साथ तुम भी शॉपिंग पर। नित्या बोली, क्यों नहीं। फिर सभी शॉपिंग पर चले जाते हैं। राहुल नहीं जाता है, वो ऑफिस में ही था और उसके फ़ोन की घंटी लगातार बज रही थी जिससे राहुल परेशान होकर उस नंबर को ब्लॉक कर देता है और अपने कैबिन से बाहर आ गया। वही शॉपिंग पर ईशा कुछ नहीं कहती, बस चुप चुप थी। नित्या कहती, ईशा क्या हुआ, तुम कुछ पसंद क्यों नहीं कर रही हो, अपनी पसंद भी तो बताओ। ईशा कहती है, जो आप सबकी पसंद होगा हम वो पहन लेंगे। मीरा जी फिर नित्या को बताती है ईशा के पापा के बारे में। फिर नित्या और पल्लवी ईशा के लिए अपनी पसंद से कपड़े और ज्वेलरी बाकी सारे और ज़रूरत के सामान ले लेती हैं। सारी शॉपिंग के बाद नित्या पल्लवी से कहती, कल ईशा के लिए खास दिन है तो ईशा का थोड़ा मेकओवर कर देते हैं, चलो पार्लर चलते हैं। और सारी शॉपिंग के बाद फिर सभी घर आ जाते हैं। नित्या ईशा से कहती है, अपने आप को अकेला मत समझना, हम सब तुम्हारे साथ हैं ईशा, और जब भी अकेलापन तुम्हें लगे तो तुम मुझसे बात कर सकती हो और अपने दिल की बात भी कह सकती हो। ईशा हाँ में सिर हिला देती है और ईशा का नंबर लेकर नित्या फिर चली जाती है। रात में सभी खाना खा रहे होते हैं। मीरा जी कहती, ईशा तुम भी बैठो ना हमारे साथ। ईशा कहती, हम बाद में खा लेंगे। पल्लवी मुस्कुराते हुए कहती, अच्छा तो राहुल भैया के खाने के बाद आप खाएंगी खाना। ईशा चुप ही रहती है। फिर सभी खाने के बाद अपने कमरे में चले जाते हैं। ईशा कमरे में आकर अपनी भाभी को फ़ोन करती है पर कोई फ़ोन नहीं उठाता तो ईशा कहती है, हमारा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं भैया भाभी। फिर सोफे पर आकर ईशा लेट जाती है और उसकी आंख लग जाती है। कुछ देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुलने की आहट से ईशा की आंख खुल जाती है तो सामने राहुल को देख उठकर वो खड़ी हो जाती है। राहुल लड़खड़ाते हुए कदमों से बेड के पास आता है और बिस्तर पर लेट जाता है। ईशा डर के मारे राहुल के पास नहीं जाती है, चुपचाप वो सोफे पर लेट जाती है और कुछ देर बाद वो सो जाती है।